बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 84 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम काठी में आ गए। सोनिया बायरी तारीकी में रुक गई ताकि अगर कोई इस तरफ आ निकले तो हमें बर वक्त आगाह कर सके। कमरे में आकर मैंने उस मुहाफिज औरत के सर पर से टोपी उतार दी। टोपी में सिमटे हुए बाल कंधों पर बिखर गए। उसकी उम्र 27-28 साल के लगभग रही होगी। वो खासी हसीन थी मगर खौफ से इस वक्त उसके चेहरे के तासरात कुछ बिगड़ गए थे। मुझे हैरत है तुम लोग गोल्डन ट्राई एंगल में दाखिल होने में कामयाब कैसे हो गए? उसने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए थाई जबान में कहा। मैंने चूंकि उससे थाई में बात की थी और शायद इसलिए उसी ने भी इसी जबान में बात करने का फैसला किया था। लेकिन तुम लोग जो कुछ भी हो जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। बेहतर यह है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। ऐसी सूरत में हो सकता है तुम लोगों के साथ कुछ रियायत बरती जाए और तुम लोगों को जिंदा सलामत यहाँ से वापस जाने का मौका मिल जाए। हम जानते हैं कि यहाँ कदम कदम पर मौत घात लगाए बैठी है, लेकिन हमने अपने आप को सरेंडर करने के लिए मौत की इस वादी में कदम नहीं रखा। मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम टूरिस्ट भी नहीं जो भूल कर इस तरफ आ गए हैं। हमें कुछ लोगों की तलाश है जो थाईलैंड से भागकर यहाँ आए हैं। क्या तुम बता सकती हो कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? ओह, वो चौंक सी गई। अगर तुम उनकी तलाश में आए हो तो फिर तुम लोगों ने अपने आप को मौत की वादी में धकेल दिया है। वो जनरल खोराट के मेहमान है। यहाँ तो तुम उनकी झलक भी नहीं देख सकते और तुम सोच रहे हो कि उन पर काबू पाया जाए। और मुझे काबू में करके तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। मौत तुम लोगों का मुकद्दर बन चुकी है। इस सरजमीन पर मुमकिन है आज की रात तो तारीकी में छुप कर गुजार लो, लेकिन सुबह चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगे। ये सोचना हमारा दर्द सर है कि हम कितने घंटे जिंदा रहते हैं। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम सिर्फ इतना बता दो कि खोराट के मेहमान इस वक्त कहाँ हैं। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ बस्ती में, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। वो तकरीबन एक हफ्ता इस बस्ती में रहेंगे और फिर उन्हें जनरल खोराट के पास पहुंचा दिया जाएगा। और जनरल खोराट कहाँ पाया जाता है? मैंने पूछा। यहाँ से तकरीबन 30 मील दूर अपने हेड क्वार्टर में, लड़की ने जवाब दिया। वो मेरी बातों का जवाब बड़े पुरसुकून लहजे में दे रही थी। उसे शायद ये यकीन था कि हम चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेंगे और इन मालूमात से कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। यहाँ कितने मुहाफिज ड्यूटी देते हैं और तुम्हारी ड्यूटी कब तक है? मैंने पूछा। पूरे ट्राई एंगल में थोड़े थोड़े फासले पर इस किस्म की चौकियां बनी हुई हैं। हर चौकी में 24 घंटे एक आदमी जरूर मौजूद रहता है, लेकिन दोनों तरफ दरिया के किनारे पर चौकियों में 3-4 मुहाफिज मौजूद रहते हैं। लेकिन शाम को यहाँ 3 मुहाफिज थे। मैंने कहा। 2 करीबी चौकियों से आ गए थे, लड़की ने जवाब दिया। अब मैं रात भर यहाँ अकेली रहूंगी। सुबह 7 बजे दूसरा मुहाफिज आएगा तो मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। लेकिन जगह जगह मुहाफिजों की ड्यूटी क्यों? क्या चोरी या हमले का खतरा है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। ये हिफाजती इंतजामात पोस्ट की फसल के दिनों में होते हैं, क्योंकि इन दिनों लाओस और थाईलैंड की तरफ से मुसल्ला मुहिम जो यहाँ घुस आते हैं और फसल बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 साल से ये हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। उस वक्त से कुछ सुकून है, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम लोग यहाँ तक पहुँचने में कामयाब कैसे हुए। इसलिए कि हम मौत से नहीं डरते, मैंने जवाब दिया। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मैं तुम्हारे खून से हाथ नहीं रंगना चाहता, लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारा गला काटने में मुझे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब तक हम यहाँ हैं तुम शराफत का सबूत दोगी। मैंने जानकी की तरफ देखते हुए कहा, वो कोई रस्सी तलाश करे। जानकी कमरे में देखते हुए बाहर निकल गई। ये काठी 2 कमरों पर मुश्तमिल था और जानकी गालबन दूसरे कमरे में चली गई थी। सोनिया ने मुहाफिज लड़की को अपनी राइफल की जद पर ले रखा था। मैंने खंजर उसकी गर्दन से हटा लिया और इधर उधर देखने लगा। कमरे में एक तरफ दीवार के साथ 3 फुट ऊंचा एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर एक टेलीफोन सेट रखा हुआ था। लड़की ने पूछने पर बताया कि तमाम चौकियों में टेलीफोन मौजूद है। जनरल खोराट ने ट्राई एंगल में अपना मवासलाती निज़ाम कायम कर रखा है और एक बिजली घर भी है जहाँ से पूरे ट्राई एंगल को बिजली फराहम की जाती है। बैरूनी दुनिया से रब्ते के लिए नहायत ताकतवर ट्रांसमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। थोड़ी देर बाद जानकी रस्सी का एक गुच्छा लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैंने मुहाफिज लड़की की हाथ पैर बांध कर फर्श पर डाल दिया। उस लड़की की जिंदगी अगरचे हमारे लिए खतरनाक थी, लेकिन फिलहाल मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था। हम तीनों बरामदे में आ गए। उस मुहाफिज लड़की ने बताया कि 500-600 फुट बुलंद उस पहाड़ी के पीछे वो बस्ती है जहाँ थाईलैंड से आने वाले जनरल खोराट के मेहमानों को ठहराया गया है। मैंने फौरन ही एक मंसूबा बना लिया। उस लड़की के कहने के मुताबिक सुबह 7 बजे से पहले यहाँ कोई नहीं आएगा। मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहाड़ी पर जाकर दूसरी तरफ उस बस्ती का जायजा लेकर आता हूँ और फिर सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हमें बस्ती के आसपास कोई छुपने की जगह मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तुम्हें अकेले तो जाने नहीं दूंगी। जानकी जल्दी से बोली। यहाँ सुबह तक कोई नहीं आएगा, इसलिए यहाँ सिर्फ एक ही फर्द की मौजूदगी काफी है। या तो सोनिया को अपने साथ ले जाओ या मैं तुम्हारे साथ, बल्कि बेहतर होगा कि तुम सोनिया को साथ ले जाओ। मैं अकेली यहाँ रहूंगी। डर तो नहीं लगेगा? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मैं कमरे की बत्ती बुझाकर वहां पत्थरों के पास अंधेरे में बैठ जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, जानकी ने कहा।
5 मिनट बाद हम कॉटेज के पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जानकी भी कमरे की बत्ती बुझाकर कुछ दूर एक पत्थर पर बैठ गई। अंधेरे में पहाड़ी पर चढ़ना खासा मुश्किल काम था। बार बार पत्थरों से ठोकरें लग रही थी। अपने आप को संभालने के बाद मुझे सोनिया को भी सहारा देना पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वो बुरी तरह हाँपने लगी। जिस बुलंदी तय करके हम रुक गए। सोनिया एक पत्थर पर बैठ गई। 10 मिनट बाद हम फिर रवाना हो गए। वो पहाड़ी 500-600 नहीं 1000 फुट से भी ज्यादा बुलंद थी। ऊपर फलकबोज दरख्त थे जो तेज हवा से झूम रहे थे। हवा की शाखों से टकराने से साई साई की जो आवाजें पैदा हो रही थी उनसे दिल पर खौफ सा तारी हो रहा था। चोटी पर पहुंचकर हम रुक गए। मेरा सांस भी फूल गया था। कुछ ही देर बाद हमने एक ऐसी जगह तलाश कर ली जहां दूसरी तरफ आसानी से देखा जा सकता था। नशे में बहुत दूर बिखरी हुई रोशनियां टिमटिमाती हुई नजर आ रही थी। रात के वक्त ये फैसला करना मुश्किल था कि हमारे और उन रोशनियों के दरमियान कितना फासला होगा, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो टिमटिमाती हुई रोशनियां 2 मील से कम फासले पर किसी तरह नहीं हो सकती थी। मैं सोनिया का हाथ पकड़कर ढुलान पर नीचे उतरने लगा। अभी हमने तकरीबन 150 गज का फासला तय किया था कि फजा फायरिंग की आवाजों से गूंज उठी। आवाज चारों तरफ बाज गज सी पैदा करती हुई महसूस हुई और यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि फायरिंग किस तरफ हुई थी। अचानक मेरे जहन में जानकी का ख्याल उभरा और उसके साथ ही मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मैंने बस्ती की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया और सोनिया का हाथ पकड़कर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कुछ देर तक फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर सन्नाटा छा गया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मैं नीचे देखने लगा, मगर तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दिया। सोनिया को तकरीबन घसीटता हुआ ऊपर लाया। वो बुरी तरह हाँप गई थी। तुम यहीं रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, मैंने सोनिया की तरफ देखते हुए कहा। मुझे शुबह है कि फायरिंग उस कांटे में या आसपास हुई थी। जानकी किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ चलूंगी, सोनिया ने कहते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। वो शायद खौफजदा थी। मेरे एक हाथ में राइफल थी, दूसरा हाथ सोनिया ने पकड़ रखा था। मैं ढुलान पर तेजी से नीचे उतरने लगा। सोनिया मेरे साथ घिसटती हुई चलती आ रही थी। अचानक उसे किसी पत्थर से ठोकर लगी। मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो ढुलान पर लुढ़कती चली गई। मैं बड़ी तेजी से उसकी तरफ लपका और अगर बरवक्त उसे ना पकड़ लेता तो वो खड्ड में गिर जाती। खड्ड ज्यादा गहरा नहीं था। गिरने से उसकी मौत तो वाकई नहीं हो सकती थी, लेकिन एक आध हड्डी जरूर टूट जाती और ये नुकसान ज्यादा खतरनाक होता। मैंने सहारा देकर सोनिया को उठाया। वो होले होले करा रही थी। उसकी राइफल कहीं गिर गई थी। मैंने राइफल तलाश करके उसके हाथ में थमाई और दूसरे हाथ से पकड़कर नीचे उतरने लगा। वो लंगड़ा रही थी। घुटने और कूल्हे की हड्डी पर चोट लगी थी। एक जगह मैं रुक गया। तकरीबन 200 गज नीचे तारीकी में कांटे का हिवला नजर आ रहा था, लेकिन आसपास किसी किस्म की सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सोनिया का हाथ छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। वो भी संभल संभल कर मेरे साथ चली आ रही थी। कांटे का हिवला अब वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। फासला 25-30 गज से ज्यादा नहीं था। मैं चंद कदम और आगे बढ़ गया। एक पत्थर मेरे पैर से टकराया और पुरशोर आवाज से ढुलान पर लुढ़कता चला गया। उस पत्थर के साथ छोटे छोटे और पत्थर भी लुढ़क रहे थे। मैं सोनिया का हाथ पकड़कर बड़ी फुर्ती से जमीन पर गिर गया। चंद में गुजर गया, लेकिन कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। एक बार फिर गंभीर सन्नाटा छा गया। मैं कुछ देर तक अपनी जगह पर पड़ा रहा, फिर सोनिया के हाथ को हल्का सा झटका देकर छोड़ दिया और उठकर ढुलान पर उतरने लगा। कांटे अब सिर्फ 10 गज के फासले पर रह गया था। हम एक बड़े पत्थर की आड़ में दुबक गए। मैं गहरी नजरों से कांटे और उसके आसपास देखता रहा, लेकिन ना तो कोई नकलो हरकत महसूस हुई और ना ही कोई आवाज सुनाई दी। गहरी तारीकी और गंभीर सन्नाटा था। ये तो मुझे मालूम था कि जब हम यहाँ से रवाना हुए थे तो जानकी कांटे की बत्ती बुझाकर कुछ दूर तारीकी में बैठ गई थी। इस वक्त भी गहरी तारीकी थी और कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही थी। एक लम्हे को तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि शायद वो फायरिंग यहाँ नहीं हुई थी, कहीं और हुई होगी। अगर फायरिंग यहाँ हुई होती तो जानकी के पकड़े जाने या मारे जाने की सूरत में भी कांटे के अंदर या उसके आसपास किसी न किस्म की सरगर्मी जरूर दिखाई देती। मुसलसल खामोशी से मेरा ये शुबा यकीन में बदलता गया कि फायरिंग यहाँ नहीं हुई थी। जानकी को इतनी जल्दी हमारी वापसी की तवक्को नहीं रही होगी। उसने पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनी होगी और वो तारीकी में कहीं घात लगाए बैठी होगी। मैं मजीद कुछ देर तक इधर उधर तारीकी में घूरता रहा, फिर सरगोशियाना लहजे में जानकी को पुकारने लगा। जानकी, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज़ सरगोशियाना आवाज़ भी सन्नाटे में दूर तक फैलती चली गई, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में पुकारा। इस मर्तबा भी जवाब में खामोशी ही रही। कहीं सो ना गई हो? सोनिया ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। ये सोने का वक्त नहीं, मैंने जवाब दिया। और फिर हम उसे सोने के लिए तो यहाँ छोड़कर नहीं गए थे। थकन ने सबको निडाल कर रखा है। नींद तो फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है। हो सकता है वो बैठे बैठे ऊँग गई हो, सोनिया ने कहा। उसकी बात में कुछ वजन था। हम सारा दिन ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलते रहे थे। शाम का अंधेरा फैलने से 1.5-2 घंटों के लिए पोस्ट के खेत में बैठ रहे, लेकिन ये वक्त भी टेंशन में गुजरा था, जिससे आसाब में कुछ और तनाव सा पैदा हो गया था। मुहाफिज लड़की कांटे के अंदर बंधी हुई पड़ी थी। जानकी को ये इत्मीनान भी हुआ होगा कि कोई दूसरा मुहाफिज सुबह से पहले इस तरफ नहीं आएगा और ऐन मुमकिन है वो किसी जगह बैठे बैठे ऊँग गई हो।
मैंने सोनिया को इशारा किया और हम दोनों उठकर मोहतात अंदाज में कांटे की तरफ बढ़ने लगे। किसी भी नाखुशगवार सूरत से निमटने के लिए हम दोनों ने राइफलें तान रखी थी। कांटे के सामने पहुंचकर मैंने एक बार फिर जानकी को पुकारा, मगर इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरा सुकून रुखसत होने लगा। जहन में तरह तरह के ख्यालात और वसवसे सार उबारने लगे। बरामदे में कदम रखते ही किसी चीज को मेरे पैर से ठोकर लगी। मैंने झुक कर देखा, वो राइफल थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने बरामदे में कदम रखते ही किसी चीज को मेरे पैर से ठोकर लगी। मैंने झुक कर देखा, वो राइफल थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। ये राइफल जानकी के सिवा किसी और की नहीं हो सकती थी, लेकिन वो अपनी राइफल इस तरह बरामदे में फेंक कर कहाँ जा सकती थी। काठी के दोनों कमरों के दरवाजे खुले थे। मैं उस कमरे में दाखिल हो गया जहां मुआफिज लड़की को बांध कर डाला गया था। मैंने बाईं तरफ दीवार टटोल कर स्विच ऑन कर दिया। कमरे में रोशनी फैल गई और उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। कमरे में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। सोनिया भी कमरे में आ गई। हर तरफ फैला हुआ खून देखकर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो भी वैसे ज्यादा सी नजरों से इधर उधर देख रही थी। लगता था जैसे किसी बकरे की शारक पर छुरी चलाकर छोड़ दिया गया हो और वो तड़पता हुआ पूरे कमरे में लुटता रहा हो। दो तरफ की दीवारों पर भी खून के छींटे नजर आ रहे थे। उस मुआफिज लड़की को बांध कर इसी कमरे में डाला गया था, लेकिन अब वो गायब थी। उसे जिस रस्सी से बांधा गया था वो एक तरफ पड़ी हुई थी और उस पर भी खून के धब्बे नजर आ रहे थे। जानकी का बैग जो उसने दीवार के साथ चबूतरे पर रखा था गायब था। बरामदे में दरवाजे के सामने पड़ी हुई राइफल जानकी ही की थी। दाईं तरफ फर्श पर कोई चीज चमकती देखकर सोनिया उस तरफ बढ़ गई और झुककर वो चीज उठा ली। मैं भी उसके करीब पहुंच गया। वो जानकी का खंजर था और ये वही खंजर था जो थालूब ने उसे दिया था। करीबी जानकी का हेयर करीबी पड़ा हुआ था। मुझे समझने में देर ना लगी कि जानकी का अंजाम किया हुआ होगा। कमरे के कोने में पड़ी हुई रस्सी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मुआफिज लड़की ने किसी तरह अपनी बंदिशें खोल ली होंगी और फिर उसमें और जानकी में मार्का हुआ होगा, जिसमें जानकी अपनी जान से हाथ धो बैठी। उसका हेयर क्लिप और बरामदे में पड़ी हुई राइफल तो यही कहानी सुना रही थी, लेकिन जानकी की लाश कहाँ गई? और फिर चबूतरे पर पड़े हुए टेलीफोन पर नजर पड़ते ही सारी बात मेरी समझ में आ गई। मुआफिज लड़की ने टेलीफोन करके किसी दूसरी पोस्ट से अपने साथियों को बुला लिया होगा और वो जानकी की लाश भी उठाकर ले गए थे। अचानक मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। पहाड़ी पर जाने का प्रोग्राम मैंने उस लड़की के सामने ही बनाया था। उसने अपने साथियों को जरूर बताया होगा कि हम वापस आएंगे। ये ख्याल आते ही मेरे जहन में धमाके होने लगे। वो लोग किसी वक्त भी वापस आ सकते थे। मैं भी ये सब कुछ सोच रहा था कि खामोश फजा अचानक ही फायर की आवाज से गूंज उठी। कमरे के खुले हुए दरवाजे से आने वाली गोली जन्नाटे की आवाज से मेरे सर के चंद इंच ऊपर से गुजर गई। मैंने सोनिया को एक तरफ धक्का देते हुए स्विच ऑफ कर दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो लोग शायद अभी अभी पहुंचे थे। अगर पहले से कहीं आसपास मौजूद होते तो हमें कांटे में दाखिल होने का मौका भी नहीं मिलता। पहली गोली चलने के बाद बाहर से शदीद फायरिंग शुरू होगी। गोलियां फर्श पर और सामने दीवार पर लग रही थी। मैं दरवाजे की एक तरफ था और सोनिया दूसरी तरफ। बरसी हुई गोली में ना वो मेरी तरफ आ सकती थी और ना मैं उसकी तरफ जा सकता था। हम फायरिंग का जवाब भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके लिए दरवाजे के सामने आना पड़ता और दरवाजे के सामने आने का मतलब था कि अपने जिस्म को छिलनी बनवा लिया जाए। मैं अपनी जगह पर बेसु हरकत पड़ा कमरे की तारीकी में घूरने लगा। अचानक मेरे दिमाग में चमका हुआ मुझे याद आ गया। जिस तरफ सोनिया थी उस तरफ दीवार में एक खिड़की भी थी जो गालबन कांटे के पिछली तरफ खुलती थी। सोनिया, मैंने सरगोशी की, तुम्हारी तरफ दीवार में एक खिड़की है। अगर उसे खोलकर बाहर निकल सको तो हम इस आफत से पीछा छुड़ा सकते हैं। कोशिश करती हूँ, सोनिया ने कहा। बाहर से अभी फायरिंग हो रही थी। मैंने भी जरा सा आगे रेंग कर अपनी राइफल की नाल का रुख दरवाजे की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। धड़धड़ाती हुई कई गोलियां बाहर की खुली फजा में गूंज पैदा करती चली गईं, लेकिन जाहिर है ये गोलियां हमला आवरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। बाहर से होने वाली फायरिंग से मैंने अंदाजा लगा लिया कि हमला आवरों की तादाद 2 थी और मुझे डर था कि उनके मजीद साथी ना पहुंच जाए। इसलिए मैं किसी ऐसी सूरत से पहले ही सोनिया को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहता था। गोलियों के शोर में चिड़चिड़ाहट की हल्की सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि सोनिया ने खिड़की खोल ली थी। मैं बाहर निकल रही हूँ। मुझे सोनिया की आवाज सुनाई थी। कोशिश करती हूँ कि उनकी तवज्जो बटा सकूं ताकि तुम्हें भी निकलने का मौका मिल सके। मैं उस तरफ देखने लगा। मुझे खुली हुई खिड़की में सोनिया का हेवला सा दिखाई दिया और फिर वो आहिस्तगी से बाहर कूद गई। ठीक 1 मिनट बाद कांटे के दाईं तरफ से फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे समझने में देर न लगी कि सोनिया कांटे के ऊपर से घूमकर उस तरफ चली गई थी और उसने हमला आवरों पर फायर खोल दिया था। नतीजा खातर खुआ निकला। दरवाजे की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। फायरिंग का रुख बदलते ही मैं अपनी जगह से उछला और दौड़कर खिड़की पर चढ़ गया और फिर 30 सेकंड से भी कम वक्फे में मैं सोनिया के पास पहुंच चुका था। लेकिन मैं वहां रुका नहीं। पत्थरों की आड़ लेता हुआ कांटे से कुछ दूर चला गया। उस तरह से हमला आवरों पर फायर खोल दिया। मुझे मायूसी नहीं हुई। पहला ब्रेस्ट मारते ही गोलियों की आवाज के साथ एक इंसानी चीख भी फजा में गूंज उठी। उन दोनों हमलावरों में से एक या तो खत्म हो गया था या जख्मी होकर गिरा था, क्योंकि जिस जगह से चीख सुनाई दी थी वहां से फायरिंग बंद हो गई थी। लेकिन दूसरे ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मैं दौड़ता हुआ एक बार फिर सोनिया के करीब आ गया और हमला आवर की तरफ एक भरपूर ब्रेस्ट मार दिया।
दूसरी तरफ से फायरिंग रुक गई। हमलावर या तो दुबक गया था या अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश कर रहा था। सोनिया तुम, मैं कहते कहते रुक गया। मेरी नजर दाईं तरफ मुतर्रक रोशनियों पर पड़ गई। वो कोई गाड़ी थी जो नाहमवार रास्ते पर उछलती हुई इसी तरफ आ रही थी। अब हम नहीं रुक सकते सोनिया, मैंने गाड़ी की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि उस गाड़ी पर आने वाले मुहाफिज हमें चारों तरफ से घेर लें, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने सामने की तरफ एक और ब्रेस्ट मार दिया और सोनिया का हाथ पकड़कर कांटे की पिछली तरफ दौड़ लगा दी। उस तरफ पगडंडी की तरह एक कटाव सा था जो पहाड़ी पर ऊपर तक चला गया था। मैं सोनिया का हाथ पकड़े उस कटाव में ऊपर की तरफ दौड़ता चला गया। तकरीबन 50 गज तक ये कटाव बिल्कुल सीधा चला गया था और दाईं तरफ फिर मुड़ गया। मेरे ख्याल में ये कुदरती कटाव बारिशों की वजह से बन गया था, जिसे आम हालात में पगडंडी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। मोड़ पर घूमने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा, जीप काठी के करीब रुक चुकी थी और 5-6 मुहाफिज नीचे उतरकर इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी में उन सब के हाथों में सब मशीन गनें नजर आ रही थी। अचानक सोनिया का पैर रिपट गया, वो लड़खड़ा कर गिरी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कई छोटे छोटे पत्थर उसके पैरों से निकलकर ढुलान पर लुढ़क रहे थे। सोनिया की चीख और पत्थरों के लुढ़कने की आवाजों से वो उस पगडंडी पर हमारी मौजूदगी से आगाह हो गए और फिर दूसरे हील में रोशनी की लातादाद लकीरें हमारी तरफ लपकती हुई नजर आईं। उसके साथ ही फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। गोलियां हमारे आसपास गिरने लगी। मैंने सोनिया का हाथ पकड़कर ऊपर घसीट लिया और कटाव का मोड़ घूम कर दौड़ने लगे। ये कटाव किसी तंग से दर्रे की तरह था, दोनों तरफ दीवारें सी उठी हुई थी। इस कटाव में हम अगरचे गोलियों से महफूज थे, लेकिन मुझे अंदेशा था कि वो लोग पहाड़ी पर चढ़कर हमें आगे से गिरने की कोशिश ना करें। इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। 1 घंटे में हम दूसरी मर्तबा इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। सोनिया बुरी तरह हाम गई थी, लेकिन वो मेरे साथ दौड़ती रही। जब मौत ताकुब में लगी हो तो रुकने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमारे ताकुब में पहाड़ी पर चढ़ते हुए मुहाफिज अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और मेरे ख्याल में वो अपना एमुनेशन जाया ही कर रहे थे, क्योंकि जिस तरफ फायरिंग हो रही थी वो हमसे बहुत दूर थे। हम एक जगह पर उस दरार नुमा पगडंडी से निकल आए और बाईं तरफ मुड़कर दरख्तों की तरफ दौड़ने लगे। सोनिया बार बार लड़खड़ा रही थी। अगर मैं उसका हाथ ना पकड़ रखा होता तो वो पहले गिर चुकी होती, लेकिन अब उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। वो एक बार फिर लड़खड़ाई और मैं कोशिश के बावजूद उसे संभाल ना सका। वो एक झटके से हाथ छोड़कर जमीन पर झुकती चली गई। मेरा भी सांस फूल गया था। मैं अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देख रहा था। हमारा ताकुब करने वाले बहुत दूर रह गए थे और मेरे ख्याल में चंद मिनट में यहाँ रुक कर सस्ता लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने सोनिया की तरफ देखा, वो 2 दानों बैठी आगे को झुकी हुई थी। दोनों हाथ जमीन पर टिका रखे थे। उसके मुंह से कफ बह रहा था। मैं भी उसके करीब ही बैठ गया। 3-4 मिनट गुजर गए। सोनिया अब अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी और फिर अचानक नशेब में पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने एकदम राइफल उठा ली और तारीकी में घूरने लगा। तकरीबन 100 गज नीचे झाड़ियों में 2 हेवले से हरकत करते हुए दिखाई दिए। मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला, वो हमारे ताकुब में तो थे ही, आगे से भी घेरने की कोशिश कर रहे थे। सोनिया, मैंने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशी की। वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, आगे रवानगी के लिए तैयार हो जाओ। सोनिया ने भी राइफल उठा ली। पत्थरों के लुढ़कने की आवाज उसने भी सुन ली थी और गालिबन उन हेवलों को देख भी लिया था। उसने जैसे ही राइफल सीधी की, मैंने उसे रोक दिया। गोलियां जाया करने की जरूरत नहीं, मैं निमट लेता हूं इनसे। वो दोनों हेवले झाड़ियों में थे और जैसे ही जरा ऊपर आए मैंने फायर खोल दिया। कई गोलियां सनसनाती उनकी तरफ लपकी। फायरिंग की आवाज के साथ ही खौफनाक चीखें भी सुनाई दी और वो दोनों हेवले ढुलान पर लुढ़कते चले गए। सोनिया उठकर खड़ी होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम तेजी से एक तरफ दौड़ने लगे। फायरिंग से दूसरे मुआवजों को ये निशानदेही हो गई थी कि हम कहाँ हैं, इसलिए मैं वहां से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। तारीकी में इस तरह दौड़ते हुए कोई खौफनाक हादसा भी पेश आ सकता था, मगर हादसे की परवाह किसे थी। हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। नशेब में टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दे रही थी। हम उस तरफ ढुलान पर उतरने लगे। हमारा ताकुब करने वाले मुहाफिज यकीनन ये सोचेंगे कि हम आबादी की तरफ जाने की हमाकत नहीं करेंगे और हमें दूसरे नवाब में तलाश करते रहेंगे। वो आबादी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, 20-22 घर या हट्स थे और रोशनियों से पता चल रहा था कि वो घर एक दूसरे से खासे फासले पर थे और उन्हीं में से किसी एक घर में दारा वगैरह भी मौजूद थे और यकीनन थाई भी उनकी कैद में थी। ये पहाड़ियां सख्त चट्टानों पर मुश्तमिल नहीं थी, बुरबुरी जमीन थी और कहीं बड़े बड़े पत्थर थे। यहाँ झाड़ियों की भी बहुतात थी। हम किसी हादसे से बेनियाज बड़ी तेजी से नीचे जा रहे थे। मैंने अभी सोनिया का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन एक जगह मेरा पैर रपट गया। लेकिन संभलने की कोशिश में सोनिया का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। वो भी लड़खड़ा कर गिरी और बड़ी तेजी से ढुलान पर लुढ़कती चली गई। मैं संभलकर उसकी तरफ लपका और बर वक्त उसे पकड़ लिया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो वो आगे पड़े हुए पत्थर से टकरा जाती। पहाड़ी की चोटी पर से आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने सर उठाकर देखा, 3-4 हेवले हरकत करते हुए नजर आ रहे थे। मैं सोनिया के साथ पत्थर के करीब दुबक कर बैठ गया। हमारी मामूली सी हरकत उन्हें हमारी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। वो सारे दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने शायद सोच लिया था कि हम बस्ती का रुख नहीं करेंगे।
हम चंद मिनट अपनी जगह पर बैठे रहे, फिर मतला साफ पाकर ढुलान पर उतरने लगे। इस मरतबा हम ज्यादा मोहतात हो गए। हमारा रुख उन रोशनियों की दाईं तरफ था जहां अलग थलग सिर्फ बल्ब की रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी, और वो रोशनी अब हमसे तकरीबन 200 गज दूर थी। हम उसके दाईं तरफ बढ़ते रहे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, झाड़ियों और दरख्त गुंजान होते जा रहे थे। मेरा ख्याल था कि हमें इन्हीं दरख्तों में छुपने की कोई जगह मिल जाए तो हम कुछ देर वहां रुककर अपने अगले इक़दाम की मनसूबाबंदी कर सकते थे। बिलाखिर हमें एक ऐसी जगह मिल गई, और वो जगह भी महज इत्तफाक से मिली थी। हम गुंजान झाड़ियों के साथ चलते रहे कि सोनिया का पैर फिसल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ, और वो झाड़ियों में लुढ़कती हुई दूसरी ढुलान में जा गिरी। मैंने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। ये तकरीबन 8 फुट गहरी और कुशादा सी घाटी थी। हमारी एक तरफ पहाड़ी की अमूदी बुलंद दीवार सी थी, और दूसरी तरफ 8 फुट ऊंची वो जगह जहां से हम नीचे आए थे। हम इस खाई से बाहर निकलने की बजाय उसके अंदर ही अंदर चलते रहे। बाईं तरफ वाली बुलंदी टीले की तरह बदतदरीज ढुलान इख्तियार करती हुई जमीन की सतह के बराबर आ गई। वहां से भी अब बस्ती की रोशनियां फिर साफ नजर आने लगी। दाईं तरफ पहाड़ी के साथ साथ घनी शाखों वाले गुंजान दरख्त थे, और उन्हीं दरख्तों के झुंड के पीछे वो तंग सा गार था जो इत्तफाक से हमारी नजरों में आ गया था। दरख्त ज्यादा ऊंचे नहीं थे, उनकी घनी शाखें इस तरह एक दूसरे में उलझी और फैली हुई थी कि गार का दाना मुकम्मल तौर पर छुप गया था। गार में दाखिल होकर सोनिया ने कंधे से बैग उतार कर टार्च निकाली और मेरे हाथ में दे दी। मैंने सिर्फ एक सेकंड के लिए टार्च रोशन की, और जायजा लेते ही सोनिया का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गया। टार्च की रोशनी में मैंने देख लिया था कि चंद गज आगे वो गार दाईं तरफ मुड़ गया था। मैं दीवार टटोलता उस तरफ मुड़ गया और चंद कदम आगे बढ़कर टार्च जला ली। अब बाहर से रोशनी देखे जाने का खतरा नहीं था। मैं टार्च की रोशनी में गार का जायजा लेने लगा। लंबाई तकरीबन 10 फुट और चौड़ाई कहीं से 6 फुट और कहीं से 8 और 9 फुट भी थी। छत ज्यादा ऊंची नहीं थी, मैं हाथ उठाकर उसे आसानी से छू सकता था। फर्श पर कंक्रीट पत्थर वगैरह नहीं थे, अलबत्ता धूल जमी हुई थी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह गार कभी इस्तेमाल में रहा होगा, लेकिन फर्श पर जमी हुई धूल बता रही थी कि काफी अरसे से यहाँ कोई नहीं आया। सोनिया ने बैग फर्श पर रख दी और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसे टांगे पिसार ली और मैं भी उसके करीबी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरा ख्याल था कि ये जगह हमारे लिए महफूज थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम बस्ती के इतना करीब किसी जगह पनाह लिए हुए होंगे। मैंने एक बार फिर टार्च की रोशनी में गार का जायजा लिया। यहाँ जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी कोई खतरा नहीं था। अगर कीड़े मकोड़े होते तो फर्श पर बिछी हुई धूल पर आड़ी तिरछी लकीरें सी जरूर होती। इस भागदौड़ ने हमें बुरी तरह थका दिया था, और ये तो अभी इब्तदा थी, अभी तो खेल शुरू हुआ था। ये इब्तदाई राउंड था, और मेरी दरीना साथी जानकी जान से हाथ धो बैठी थी। हालात तो यही बताते थे कि उसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी मौत का यकीन क्यों नहीं आ रहा था। आधा घंटा गुजर गया। गार के बाहर वाले दाने की तरफ से हशरातुल अर्द की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसके सिवा और कोई आवाज नहीं थी। तुम्हें भूख लग रही होगी, चाहो तो बैग में से कुछ निकाल कर खा लो। नहीं, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, सोनिया ने जवाब दिया। मैं तो जानकी के बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ। मुझे भी उसके साथ काठी में रह जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा, लेकिन बरामदे में पड़ी हुई जानकी की राइफल, कमरे में बिखरा हुआ खून और जानकी का क्लिप। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरा अंदाजा है कि उस मुआफिज लड़की ने किसी ना किसी तरह रस्सी खोल ली होगी, और जानकी ने उस पर काबू पाने की कोशिश की तो खुद उसकी गिरफ्त में आ गई। वो मुआफिज लड़की तरबियत याफ्ता होगी, जबकि जानकी में इस तरह दू बदू लड़ने की सलाहियत नहीं थी। बेचारी मार खा गई। सोनिया गहरा सांस लेकर रह गई। कुछ देर तक हम खामोश बैठे रहे। फिर मैं अपनी राइफल उठाकर गार के बाहर वाले दहाने के करीब आ गया। दहाने के सामने गुंजान शाखों वाले दरख्त थे, जिन्होंने गार के दहाने को पूरी तरह ढांप रखा था। मैंने दरख्तों की शाखों से देखने की कोशिश की। बस्ती के किसी कांटे की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने राइफल की नाल से शाखें एक तरफ हटाकर थोड़ा सा खला पैदा किया तो वो बिखरी हुई रोशनियां दिखाई देने लगी। करीब दिन रोशनी गार से तकरीबन 40-50 गज के फासले पर थी, और ये गालबन उसी कांटे की रोशनी थी जो दूसरों से बहुत अलग थलग था, और जिसे मैंने शुरू ही में निगाह में रखा था। मैं चंद लम्हे शाखों से बाहर झांकता रहा, फिर वापस आ गया। अब मुझे इत्मीनान हो गया था कि ये गार हमारे लिए सबसे ज्यादा महफूज जगह थी। मैं वापस आकर सरगोशी में सोनिया को सूरत हाल से आगाह करने लगा। मुझे इत्मीनान हो गया है, मैं सोना चाहती हूँ। थकन से मेरा बदन चूर है, मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा, मैं सो रही हूँ, सोनिया ने कहा, और दीवार से जरा हटकर लेट गई। और जब उसने अपना सर मेरी गोद में रखा तो मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ती चली गई। सोनिया लेटते ही सो गई। मैं अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, और फिर मेरा हाथ बेइख्तियार हरकत में आ गया और मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। सरूर और सनसनी की मिली जुली कैफियत थी जिसने मुझे अपने अंदर पूरी तरह लपेट रखा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर तक उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा था। सोनिया कसमसाई, और उसके साथ ही मैंने अपने हाथ पर उसके हाथ का हल्का सा बोझ महसूस किया। उसने मेरा हाथ सर से हटाकर अपने सीने पर रख लिया। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया, सांस रुकने लगा और दिमाग में धमाके होने लगे।
सीने में आग सी भर गई। मैं अपना हाथ पीछे हटाना चाहता था, लेकिन नीयत में इरादे को दखल नहीं था। सोनिया ने मेरी गोद से सर हटा लिया और उसके साथ ही मुझे पकड़कर गिरा दिया और फिर मैं अपनी आवाज खो बैठा।